हेलो एवरीवन। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है, CSIR नेट लाइफ साइंस। एंड आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जो कि हम होप सो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इसको। फर्स्ट तो ये है, और ये सीरीज़ जो हमारी रहेगी वो रहेगी यूनिट नंबर 9, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, जो आपके CSIR में भी हेल्प करेगी आपको, और अदर एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन इससे आ जाते। और सॉरी, और गेट में भी आई थिंक जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन रहेगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो थोड़ा थोड़ा इससे कवर होता जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हैं जो वो हम लोगों को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम हैं वो बेसिकली क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो टॉपिक हैं पहले के टेक्सोनॉमी वाले, वो भी मैं छोड़ रही हूँ, और मैं क्लासिफिकेशन जो है वो बैक्टीरिया से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग थिंग। तो बैक्टीरिया, एज वी नो दैट, कि एक प्रोकैरियोट है और बहुत ही छोटी सेल है। तो हमें क्लासिफिकेशन, अगर हम कह रहे हैं ये बैक्टीरिया भी है और अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है, तो हम इसका क्लासिफिकेशन क्यों करना? बिकॉज द क्लासिफिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी एक इंडिविजुअल एक सीरीज़ बना सकते, उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से हम उन्हें प्लेस कर सकते। तो क्लासिफिकेशन ऑल्सो यूज़ फॉर द स्टडी टू, यस, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लासिफिकेशन करके हम उनके उन जो ऑर्गेनिज्म है, हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, क्या इनकी इवोल्यूशनरी सीरीज सेम है, और इनके बीच क्या रिलेशंस हैं। और इससे मेन जो फ़ायदा क्या हुआ, कैरोलस लीनियस ने जो इसकी स्टार्टिंग करी टेक्सोनॉमी की, तो इससे ये है कि अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, उसके जीनस से हम ये पता लगा सकते कि हाँ, उस जीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं तो इसके भी ऐसे ही होंगे। और हम करते किस बेसिस पे हैं? मेनली जो है कोई कुछ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी बेसिस पे भी रहते, सम आर इन फॉर बायोलॉजिकल एंड सम आर मॉलिकुलर कैरेक्टराइजेशन यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। और जो कि एक हिरार्कियल सीरीज बना दी कि उसका किंगडम क्या होगा, फिर वो किस फैमिली का, किस जीनस का है। तो इससे हमें एक उसकी एक होता है ना कि आपका घर का अगर कोई एड्रेस पूछे तो आप इस कंट्री से हैं, इस सिटी में हैं, एंड देन विच विलेज और डिस्ट्रिक्ट कम यू फ्रॉम है, एंड देन आपका एड्रेस क्या है उस जगह का। तो इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एड्रेस, कह लीजिए, वो टेक्सोनॉमी है। ओके, तो अगर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या करती है स्पीशीज़ की, उसने आपका एकदम एग्जैक्ट एड्रेस बता दी कि हाँ हाँ, दिस फ्लैट नंबर और दिस इज़ योर्स। तो मतलब वो स्पीशीज़ है। और कुछ टाइम क्या होता है कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो स्पीशीज़ से भी ज़्यादा अगर कुछ करेक्ट है तो वो है स्ट्रेन। क्योंकि अगर एक स्पीशीज़ है, मान लीजिए स्टेफाइलो ऑरियस ही ले लें अगर हम, और अगर हम उनका कल्चर एक जगह रख दें, तो मे बी कम उनमें जो उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा, तो कुछ म्यूटेजेंस की वजह से या कुछ भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से दे मे हैव चेंज देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सो दे आर स्ट्रेन पर्टिकुलरली। जिसका जो जेनेटिक वो है टाइप है, तो वो एक स्ट्रेन हो गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट, अब उसकी आइडेंटिटी मतलब उसके जैसा कोई सेम नहीं है, तो वो स्ट्रेन है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया का मेन जो क्लासिफिकेशन है वो वर्गीज़ मैनुअल में दिया। अगर माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो यू विल डेफिनेटली रीड दिस चैप्टर, और उसमें उन वर्गीज़ मैनुअल ने ऑलमोस्ट सारे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जितने हैं वो कवर अप कर लिए हैं कि आइदर दे आर एसिडोफाइल्स, बेसोफाइल्स, मतलब जिस टाइप के भी हैं। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया बैक्टीरिया का। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर कोई है बैक्टीरिया, हमने ले लिया इस्ट्रेशिया कोलाई। तो इस्ट्रेशिया कोलाई उसका नाम क्यों है? उसको हम शॉर्ट फॉर्म ई कोलाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस्ट्रेश जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस बैक्टीरिया को डिस्कवरी की। एंड देन द कोलाई, फॉर द स्पेसिफिक एपिथेट कोलाई, बिकॉज इट इज़ एन इंडिकेट दैट ऑर्गेनिज्म वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम कोलॉन, ह्यूमन कोलॉन, सो दैट्स वाई इट्स कोलाई। एंड तो एस्ट्रेशिया कोलाई को जो है जो तो उसका अगर जब हम उसकी हिरार्किकल वो करेंगे और अगर हम उसको लिखेंगे, तो
में अगर टेक्सोनॉमी के रूल से लिखते तो वो एक इट मतलब थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए उसको, और अंडरलाइन करनी चाहिए इसकी स्पीसी। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो हमें ध्यान रखनी। अगर हम बात करें हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी की, तो ऑर्गेनिज्म को हम उसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम ऐसे रख के हम उसे फाइनली एक पर्टिकुलर एक प्लेस दे सकते हैं। तो वर्गीस मैनुअल जो थे उन्होंने क्या करा कि सारे बैक्टीरिया जो हैं उनका एक क्लासिफिकेशन दिया, जो मतलब जो ज़्यादा सब लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम बात करें कैरेक्टर्स की, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेनली सब यही कैरेक्टर लें, डिपेंड करता कुछ बैक्टीरिया को तो हम क्लासिफाई ऐसे भी कर सकते कि उनका नॉर्मल उनकी कुछ बायोकेमिकल टेस्ट किए एंड देन हमने उन्हें रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विब्रियो कोलेरी की, जिसने जो कोलेरा कॉज करता है, वो एक कॉमा शेप्ड है बैक्टीरिया। कौन सा? विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा कॉज करता। तो ये कॉजेटिव एजेंट है कोलेरा का। लेकिन अगर हम इसको डिटरमाइन करना हो तो इसके कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हैं, अगर ये उनमें पॉजिटिव आ जाएगा तो हम उसको आराम से इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं दैट यस दैट इज़ अ विब्रियो कोलेरे। तो इसी तरह है कि ज़रूरी नहीं है कि पर जो एक बेसिक ऑथेंटिक चीज़ें होती कि हम उन्हें कैसे क्लासीफाई करें, तो उसकी कुछ ये सीरीज़ है और कुछ कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, कि जिस बैक्टीरिया को अगर हम देख रहे हैं तो एटलीस्ट उस बैक्टीरिया का शेप कैसा है। दे मे बी कोकस, इफ़ दैट इट इज़ स्पेरिकल शेप, इट्स कोकाई। और बहुत सारे शेप हैं, कोकाई, कोकस। ठीक है, तो ये हो गया कोकस। ये जो रॉड शेप के हुए इन्हें हम बोलेंगे वेसेलाई और वेसलिस। एक टाइप ये है, एक आपका ये हो गया, एक हो गया ये कॉमा शेप्ड विब्रियो हो गए, और एक आपके हो गए स्पाइरल शेप्ड, और कुछ आपके हो गए ये स्पायरोकीट्स। तो ये कुछ मेन शेप हैं जिससे हम बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं, और उनके नाम पे नाम भी दे, जैसे वेसलस कैटेगरी जो होती है बैक्टीरिया की, तो वो सारे रॉड शेप ही होते हैं। कोकस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में बहुत सारे बैक्टीरिया, ऑरियस जो स्टेफाइलो ऑरियस है वो भी कोकस फॉर्म में होता। तो ऐसे हैं। और कॉमा में तो हमें पता ही है विब्रियो कॉलरी होता। तो और अगर हम बात करें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की, तो अगर कोई एक बच्चा है वो लैब में अगर किसी बैक्टीरिया को हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम मेनली कॉलोनी मॉर्फोलॉजी लेते हैं कि वो कैसी है, एलिवेटेड है या अम्बलेट है, मतलब उसको थोड़ा सा उसे हम, जैसे कि स्टेफाइलो ऑरियस है, स्टेफाइलो ऑरियस है, तो ऑरियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता गोल्ड। और ये जो स्टेफाइलो ओरियस है ये येलो कलर का दिखता है, येलोइश गोल्डन कलर दिखता है, इसलिए इसका नाम स्टेफाइलो ओरियस रख दिया। तो ये होता मॉर्फोलॉजी कि उसका टेक्सचर कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द cell shape, structure and reaction to the strain, so in which category we have discussed about the important clinical diagnostic test of the bacteria, मीन्स कि पहले तो शेप से पहचान लेंगे, कुछ एकदम पर्टिकुलर शेप है कि हाँ वो कॉमा शेप है तो वो विब्रियो कॉलरी ही है, और कुछ के हम क्या करेंगे कि हम उनको उनके बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे जिनमें उस बैक्टीरिया की पर्टिकुलर एक किट है, हमने उसमें सैंपल डाला और हमें रिज़ल्ट पता चल जाते। तो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करते और रिएक्शंस करते। जैसे कि अगर हम बात करें, काफ़ी चीज़ें हमें स्टेनिंग से पता चल जाती। तो अगर हम स्पोर की स्टेनिंग करना चाहते, देन वी गो फॉर मेलेकाइट ग्रीन। कैप्सूल की करना चाहते तो
इंडिया इंक स्टेन करेंगे, जो माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे होंगे उन्होंने ये किया होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक स्लाइड लेके नॉर्मल इंडिया इंडिया इंक ब्लैक कलर की ये स्टेन रहती है, इसको हम जब डालेंगे और जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जैसे ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसमें ये चमकते हुए कैप्सूल्स, ऐसे ऐसे कैप्सूल्स नज़र आ जाते हैं बैक्टीरिया के। सो जैसे कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी विच इज़ कॉज टेटनस, और क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूरिंजिस जो फूड पॉइजनिंग को भी कॉज करता। तो ये सब कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं और इनके एंडोस्पोर फॉर्मिंग भी एक्चुअली दे आर। तो ये माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाते हैं। अब अगर जैसे कोई है उसको फ्लैजिला पे स्टडी करनी बैक्टीरिया के, तो वो फ्लैजिला को स्टेन करने के लिए फ्लैजिलर स्टेन यूज़ करेगा। और अगर किसी को उसके किसी ग्रैनुअल्स की स्ट्रक्चर, सेल वॉल की स्ट्रक्चर, जैसे सेल वॉल की अगर हम बात करें स्टेनिंग की, तो हम लोग एसिड फास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अगर ये जो माइकोबैक्टीरियम है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री फॉर लेप्रोसी, तो ये दोनों जो है इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। तो इनके लिए हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, विच अगर बैक्टीरिया रेड कलर दे रहा तो वो पॉजिटिव शो हो जाता है कि हाँ आपको ट्यूबरक्लोसिस है। तो डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है सेल शेप। सेल शेप से हम लोग पता लगा सकते हैं वही कि मतलब ये उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। और अगर हम बात करें कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ग्रोथ से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस मान लीजिए ग्रोथ फैक्टर्स में आपके आगे टेम्परेचर, पीएच, O2 रिक्वायरमेंट और कुछ यूज़फुल टेस्ट ले लें आप। जैसे ये आया आपके ग्रोथ में टेम्परेचर, O2 रिक्वायरमेंट और आपका पीएच भी ले सकते, हाँ, एंड ठीक है इतनी। तो टेम्परेचर कैसा है वो बैक्टीरिया, बहुत बिलो मतलब बिलो ज़ीरो टेम्परेचर में रहता तो वो कैसा होगा कि क्रायोफाइल्स होंगे। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर में रह रहा वो, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर रहा, जैसे थर्मोफिलस एक्विटिस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टैक, वो जो हम लोग पीसीआर में यूज़ करते, तो वो कैसा हो गया? थर्मोफाइल बैक्टीरिया है। मे बी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रहता तो वो एरोबिक है, फैकल्टेटिव एरोबिक है, एनारोबिक है अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता तो। पीएच कितना, पीएच ऑप्टिमम है। अगर कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एसिडिक होते हैं वो 3 पीएच पे बहुत अच्छी ग्रोथ करते, जैसे कि अचार में जो फंगस ग्रो कर जाती तो वो सब पीएच पे डिपेंड करता। और तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और मैं ज़्यादातर चीज़ें ऐसे बोल बोल के ही समझाऊंगी क्योंकि स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ अपनी इस प्रेजेंटेशंस में। ओके, और मैं मतलब मेरा खुद का मैं ट्राई करती हूँ कि चीज़ें अच्छे से आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट की। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ द बायोकेमिकल टेस्ट एज वी नो दैट why we use this biochemical test, because we have to know कि बैक्टीरिया जो है वो कार्बन सोर्स में ग्रो कर रहा, नाइट्रोजन सोर्स, विच काइंड ऑफ सोर्स it's needed for their optimum growth, and you can find very well that bacteria what's the nature of the bacteria, so the end product of maybe हम उसके end product से भी पता लगा सकते हैं बैक्टीरिया के कि वो किस टाइप का बैक्टीरिया है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत एक पिकोवस क्या एक आप मतलब एक बैक्टीरिया है, अब हमें अगर इसका ये टेस्ट करना है कि ये फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करता कि नहीं करता, तो हम एक अगार होता, मीडिया होता पिकोवस क्या अगार, तो हम उसमें इसको जब हम इसका यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया को स्ट्रीक करेंगे इस प्लेट में, तो उसके चारों ओर जैसे ये बैक्टीरिया है तो उसके चारों ओर कुछ एक
जोन दिखाई देगा, क्लियर जोन दिखाई देगा। तो वो शो करता, वो उसका एक एंड प्रोडक्ट है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा। उससे हमें पता लग रहा कि हाँ वो बैक्टीरिया वहाँ की फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज कर रहा, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ क्लियर जोन। ठीक है, और विच शोज़ द पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग। सबको सारे बैक्टीरिया हैं, अमाइनो एसिड सब में है, अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन कोड्स करके वो बनाते हैं। तो प्रोटीन से भी मैं पता कर सकते, प्रोटीन टेस्ट सीक्वेंसिंग से भी पता कर सकते। उसी तरह डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया ले लिया, अब उसको उन्हें चेक करना कि ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, इन दोनों की जो डीएनए हैं, उनके जो बेसिस हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड और नॉट। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, जब इन दोनों, सबसे पहले डीएनए हाइब्रिडेशन में इन दोनों के हमने सेपरेट करे इनके डीएनए बेसिस, और इनको जब हमने साथ में डाला तो मिक्स्ड करके डाला, तो ये क्या होगा, ये हाइब्राइड हो जाएंगे ये स्ट्रैंड। और उसके बाद हम मेज़र करेंगे इनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग कि ये कितने आपस में मैच हो रहा है। और फिर बाद में इन मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना हो तो हम उन्हें फिर से हीट देंगे, और वो ये जो आपस में पेयरिंग हुई है ये हट जाएगी हीट से, क्योंकि मेल्ट हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे बॉन्ड। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। और इसमें क्या है कि जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग हुई होगी उतनी ज़्यादा हमें उसको हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉन्डिंग ऑफ बॉन्ड प्रोपोर्शनल होगी हीट के, कि जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग, और जितनी कम हीट देनी पड़ेगी मतलब उतनी कम बॉन्डिंग हुई होगी उन बॉन्ड्स के बीच। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है। अब मेनली ग्रुप्स कितने ही हैं, ये देखिए 3 ही ग्रुप हैं, मतलब जिनमें 3 डोमेन्स हैं जिनमें इनको बांट दिया गया। कौन सा, यूकैरिया, बैक्टीरिया एंड द आर्किया। एंड वाई इट इज़ यूकैरिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं वो तो सेम है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी वेज में डिफरेंट है। और जो बैक्टीरिया और आर्किया है वो प्रोकैरियोट्स हैं, और जो डोमेन यूकैरिया है विच इज़ यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरिया में सब आ गए। प्रोटिस्टा है, ये ग्यार्डिया प्रोटिस्टा होता है एक, और ट्राइकोमोनास, फाइलियम, ये सारी चीज़ें आ गई यूकैरिया में। और ये है बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरियाज आ गए, और आर्किया में कुछ प्रिमिटिव टाइप है। एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूकैरिया, एज वी नो दैट यू मीन्स ट्रू, ठीक है, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, की जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो और बैक्टीरिया हो, तो वो थोड़ा यूकैरिया में आ गया। और अगर हम बात करें आर्किया जो होते वो कैसे होते, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते। आर्किया मीन्स होता है एंशियंट, आर्कियन मीन्स होता है एंशियंट, मीन्स प्राचीन चीज़ें और पुरानी चीज़ें। तो ये पुराने टाइप के बैक्टीरिया है जो इवोल्यूशन के टाइम से अब तक चले आ रहे हैं। लेकिन दिस इज़ अ रूट विच शोज दैट कि इनका इंसेस्टर जो है वो हम सब के इंसेस्टर एक ही हैं। अब इन 3 डोमेन्स में इन्हें बांटा गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म फिर अलग होते होते इवोल्यूशन करते करते अलग उसमें आ गए। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बीच क्योंकि ये इनके इंसेस्टर्स एक ही हैं तो इन तीनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। और क्योंकि ये तीनों अब इवॉल्व हो के बहुत आगे जा चुके हैं, तो नाउ दे हैव डिसिमिलैरिटी ऑल्सो। तो दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ इन दिस 3 ग्रुप। तो अगर अब हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो कुछ जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। और ये सब आपकी प्रेस्कॉट वाली बुक्स लिए, आपको अगर और डिटेल पढ़ना है देन यू कैन गो विथ प्रेस्कॉट। ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में इतनी ज़्यादा डिटेल मतलब इसकी इतनी है नहीं, तो मैंने फिर भी काफ़ी डिटेल चीज़ें लेके कोशिश की कि मैं उसके अलावा भी आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो जनरली अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की,
तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सिंपल छोटे जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं दे सकते वो क्रिएचर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जो बैक्टीरिया है वो तो कहीं भी पाया जा सकता, मे बी वो हमारे ह्यूमन ट्रैक में हो, सॉरी इंटेस्टाइनल ट्रैक में हो, स्किन्स में हो, नोज़ में हो, हर जगह है। अगर हम बात करें तो अर्थ में, एयर में, दे आर यूबिक्विटस, ओके। और दे हैव द डिफरेंट टाइप, सो दे हैव, मतलब उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। दे मे बी यूज़ कार्बन एज देयर एनर्जी सोर्स, दे मे बी यूज़ देयर नाइट्रोजन देयर एनर्जी सोर्स, मे बी फॉस्फेट एंड सो ऑन। और क्योंकि वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही सारे बैक्टीरिया की एक ही रिक्वायरमेंट हो जाए तो वो सर्वाइवल मुश्किल पड़ जाएगा। तो सब ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें। तो हो सकता है कुछ जो हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे हो, कुछ फॉस्फेट का, और उससे हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट में एक हेल्प भी हो रही हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में 2 बैक्टीरिया इंड्यूस रहते हैं जो सल्फ़र में रहते हैं। तो ये सब वो बैक्टीरिया ही है जो आए हैं प्रोकैरियोट से और अब चेंज होके बदल गए हैं, ठीक है। तो ये सब ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में यही है कि आपका उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में। तो उनके कुछ मेन कैरेक्टर क्या हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो कैसी होती, परमिएबल बैरियर है। और इन प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल हैं, उनमें कुछ ज़्यादा उनकी मैकेनिज्म इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी मतलब यूकैरियोट्स की है कि उनकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टफ, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेसे गैस वैक्यूल तो फॉर फ्लोटिंग वियोंसी के लिए, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और 70 ऐसी होता। इंक्लूजन्स बॉडी कौन कौन सी रहेगी, इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी रहेगी कि स्टोरेज ऑफ कार्बन, फॉस्फेट एंड द अदर सब्सटेंस। न्यूक्लियोइड रहेगा, क्यों, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो रहता उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन तो होती नहीं है न्यूक्लियस की। तो ये जो है सेल है, ये बैक्टीरियल सेल, और ये ऐसे ही खुला डला, तो जो स्ट्रक्चर बाउंड नहीं है मेम्ब्रेन में उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा पेरीप्लाज्मिक स्पेस कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। सेल वॉल गिव्स प्रोकैरियोट शेप एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑस्मोटिक स्ट्रेस। उसके बाद क्या है, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए यूज़ करेगा। एंडोस्पोर फॉर देयर सर्वाइवल हार्ट, जैसे कि अगर एक प्लांट है, वाई इट प्रोड्यूस शीड, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस इस अर्थ में बना रहे हैं। अगर अब वो शीड हैं, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, वो ड्राई फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जैसे उन्हें मिला, सॉइल मिली, वाटर मिला, एयर मिला, एंड दे जर्मिनेट। उसी तरह बैक्टीरिया हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट देयर एग्जिस्टेंस इन देयर अर्थ, सो दे रिप्रोड्यूस। उन्होंने देखा वो अपना एसेक्सुअली जो उनका रिप्रोडक्शन वो डिवाइड होते चले जा रहा है बैक्टीरिया, नेक्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा। लेकिन उन्होंने जैसे देखा एडवर्स कंडीशन है, मान लीजिए यूवी रेज पड़ गई अगर बहुत ज़्यादा, तो वो अपने कुछ एंडोस्पोर भी फॉर्म कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में अभी पड़े हुए, लेकिन जैसे ही इन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिला दे ग्रो एंड कॉलोनाइज दैमसेल्फ। तो एंडोस्पोर होता क्या है बेसिकली, ये बैक्टीरिया सेल है, इसमें सब कुछ है, लेकिन एंडोस्पोर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श जो रहेगी, उसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटी रहेगी कि उस पर कोई फ़र्क ना पड़े इन्वायरमेंट का, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका सेफ रहे, ताकि वो फिर से जर्मिनेट हो पाए अच्छी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो जो ये एंडोस्पोर है ये मेनली 2 जीनस में देखने को हमें ज़्यादा मिलता। एक तो ये आपका क्वेश्चन शायद आ भी सकता, फूड पॉइजनिंग में ये क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस आते, तो क्लॉस्ट्रीडियम जीनस में और बैसिलस जीनस में। और जो एंडोस्पोर होते हैं वो भी 3 टाइप के होते। एक ही आपका रहता शायद, हाँ एक ही ऐसा रहता टर्मिनल, ये एंडोस्पोर, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल एकदम साइड उसका शेप ऐसा रहेगा, तो उसको बोलेंगे टर्मिनल।
और एक ये आपका रहेगा सेंट्रल, इसमें बीच में रहेगा आप ऐसा, और एक ये रहेगा आपका सब टर्मिनल ऐसा रहेगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर जो होती हैं, तो ये दो ही जीनस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक क्लॉस्ट्रीडियम और एक वैसिलस फॉर्म, वैसिलस जीनस में। ओके, दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल, कि उसमें कुछ ज़्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंड कैप्सूल के ऊपर हाँ किसी किसी में होती है स्लाइम लेयर जो उनको थोड़ी सी म्यूकस प्रोवाइड करती, ये उनकी एस लेयर है, ये फिम्ब्री हैं, और ये उनका जेनेटिक मटेरियल है ये, और उसके बाद ये कुछ इंक्लूजन्स बॉडी है जो स्टोरेज के लिए उनके लिए काम आती है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियोइड, और ये इनका फ्लैजिला है। सो वेरी सिंपल कंपैरिजन टू द यूकैरियोट्स। और अगर हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये इनकी भी लिपिड बायलेयर से बनी हुई है, और इनमें भी कुछ पेरीफेरी प्रोटीन है, पर इनके पास उतना अच्छा साइटोस्केलेटन नहीं है सेल वॉल का जितना यूकैरियोट के पास है, कि कुछ उसमें इंटीग्रेंस प्रोटीन जो रहते हैं वो अलग टाइप के रहेंगे, हम लोगों के जैसे इंटीग्रेंस हो गए, और मतलब ढेर सारे जो प्रोटीन्स रहते हैं वो इनमें नहीं है, इनमें एकदम नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, और इतने ही मतलब सोचना चाहिए हमें कि इतने कम चीज़ें वो हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि ये चीज़ फैक्ट भी है कि इफ़ यू हैव मोर रिसोर्स, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं आप उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना कि एक इंसान एडवर्स कंडीशन में रह के कर सकता। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, हम पे जितना है हमें उनमें बेस्ट करना, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सॉरी टॉपिक से हट गई, लेकिन ठीक है। तो ये कुछ ओलिगोसैकेराइड्स और ये सारी चीज़ें रहती, तो ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। और अब हम बात करेंगे किसकी, इनके सेल वॉल के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते, दो टाइप के बैक्टीरिया होते, और मेनली उन्हें इसी के फॉर्म में डिवाइड किया गया। देयर वॉज अ साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, और आई थिंक 1884 और 5 में उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की। they develop a technique which is known as the gram staining। ग्राम्स स्टेनिंग उन्होंने एक टेक्निक करी, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव और द ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें मेनली क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन, हमें पता होगा पेप्टाइडोग्लाइकन, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसमें दो टाइप की सीक्वेंस, मतलब दो टाइप की उसमें ये मेन कंटेंट जो रहते वो रहते नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड। ठीक है, और एक जो बेसिक डिफरेंट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में, वो क्या कि ग्राम पॉजिटिव की जो पॉजिटिव की जो सेल वॉल है उसमें एक होगा टिकोइक एसिड, और ग्राम नेगेटिव की में रहता है म्यूरिन। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, और शायद ये एक नंबर के क्वेश्चन आ भी जाता है कुछ पेपर में। और तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले दोनों, उन्हें नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया क्या है, तो उन्होंने क्या करा कि बैक्टीरिया को स्टेन किया क्रिस्टल वॉयलेट से, स्टेन होता फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने आयोडीन इसमें अप्लाई किया कि अगर वो क्रिस्टल वॉयलेट उसकी सेल में ऊपर सेल वॉल में गया है तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन मिलके CVI कॉम्प्लेक्स बना लेते, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये गया तो वो उसकी मेम्ब्रेन में रह जाए। ठीक है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल रहती पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बहुत ज़्यादा थिक रहती, बहुत ज़्यादा थिक है। तो क्या हुआ कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसने CVI कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर लिया। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसके
दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस की है, लेकिन अब डीकलराइजेशन के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एल्कोहल का यूज़ करेंगे। आई थिंक 95% एल्कोहल वी हैव टू यूज़ इन दिस फॉर दिस स्टेनिंग। हाँ, तो ये डीकलराइजेशन करेगा। तो अब ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल तो पतली है और ग्राम पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा मोटी है पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से। तो इसमें जो पोर्स हैं उनने सीवीआई कॉम्प्लेक्स को रिटेन करके रख लिया, लेकिन ग्राम नेगेटिव की तो बहुत पतली है ये सेल वॉल। तो क्या हुआ कि ये 95 जब ये मैं एक बात बोली 95% अल्कोहल, कितना भी अल्कोहल की जितनी कंटेंट हो वो उसकी कोई मैटर नहीं है, प्लीज़ आप माइंड मत करना। तो ये जो अल्कोहल जब हमने इस डिक्लेरेशन के लिए डाला, तो अब जब इसकी सेल वॉल मतलब बहुत ज़्यादा थिन है, तो इससे सीवीआई कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाएगा। और हम लोग इसको दोबारा चेक करने के लिए हम लोग इसमें दोबारा जो डाई यूज़ करेंगे वो करेंगे सेफ्रोनिन, विच इज़ द पिंक कलर, हाँ, विच हैव द पिंक कलर। तो अब क्योंकि इससे सीबीआई ग्राम नेगेटिव से सीबीआई कॉम्प्लेक्स निकल चुका, तो ये पिंक कलर इजीली ले लेगा। एंड ग्राम पॉजिटिव हैव ऑलरेडी सीबीआई कॉम्प्लेक्स, सो इट हैव द पर्पल कलर, that's why the purple are the gram positive and pink for the gram negative. Hope you will understand. And this is a cell structure of both bacteria. दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये थिक है बहुत ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा थिन है ग्राम नेगेटिव की, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। और अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में उनके फ्लैजिला के बारे में। बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला होता, फ्लैजिला यूज फॉर देयर लोकोमोशन। प्रोकैरियोट्स भी तो लोकोमोशन करेंगे तो फ्लैजिला यूज़ करेंगे। तो फ्लैजिला जो है उसमें मेनली जो प्रोटीन रहती वो कौन सी रहती, फ्लैजिलिन, जो ये प्रोटीन इनकोड्स करेगी फ्लैजिला को। और दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला हुक एंड दिस इज अ पेप्टाइडोग्लाइकन लिंकेज, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला कैसा होगा, सिलेंडर है, हमें दिख रहा है, ठीक है, एक्सटेंडेड रहेगा, सिंपली स्टफ कैसा भी हो सकता। और कहीं ना कहीं इसके फ्लैजिला के बेसिस पे भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा ये, मतलब अगर फ्लैजिला लगा है बैक्टीरिया में तो हम लोग उससे बोलेंगे ट्राइकस, तो इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस, इसको बोलेंगे डायट्राइकस, और इसको जिसके चारों तरफ हैं एकदम बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे पेरीट्राइकस, पेरी मीन्स चारों तरफ, ट्राइकस। और ये जो बैक्टीरिया है अगर इसमें एकदम गुच्छे में लगा है इधर पे बहुत ज़्यादा ऐसे लगा इसमें फ्लैजिला, तो उसको हम बोलो ट्राइकस। तो इस बेसिस पे भी एक नॉमेनक्लेचर इनका दिया है और उनका एक क्लासिफिकेशन है छोटा सा। तो फ्लैजिला है वो अपने लोकोमोशन के लिए यूज़ करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये लगा हुआ है, और मेनली ये 9+2 के अरेंजमेंट में लगा रहता, ठीक है। क्वेश्चन करते कैसे हैं कि अगर इनका फ्लैजिला फॉरवर्ड रन, अगर ये इनका फ्लैजिला क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, कीमोटैक्सिस, स्ट्रक्चर ऑफ द अगर फ्लैजिला से जो लोकोमोशन करता तो बैक्टीरिया लोकोमाइज क्यों करते लोकोमोशन, क्योंकि उन्हें कोई केमिकल चीज़ की तरफ वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो टोवर्ड्स लोकोमोशन टोवर्ड्स टू द केमिकल सब्सटेंस और द केमिकल थिंग, तो उसे हम लोग बोलेंगे कीमोटैक्सिस, उस जो लोकोमोशन को बोलेंगे। तो मे बी इट्स फ्लैजिला को ये अपने ऐसे स्क्रू की तरह भी कुछ बैक्टीरिया मतलब स्क्रॉल करके ऐसे रोटेट होते, कुछ क्लॉकवाइज घूमते, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमते, तो उस बेसिस पे ये नाम है कि अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा एंटी क्लॉक तो फॉरवर्ड रन टम्बल एंड द रन फॉरवर्ड एंड द टम्बलिंग, ऐसे ये चीज़ें हैं, तो ऐसे ही लोकोमोशन कर पाता। अब हम बात करें न्यूट्रिशंस की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और प्रोकैरियोट्स में, तो कैसे हैं। अगर फर्स्ट इज फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ, फोटो मीन्स क्या हुआ, लाइट,
कि वो लाइट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर रहा। लिथो मीन्स किसी ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक चीज़ को वो यूज़ कर रहा, ठीक है। तो वो उसके लिए आ गया लिथो, ठीक है। और ट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी मतलब वो खुद अपना खाना बना रहा, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पर्पल एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी, फोटो मीन्स लाइट का यूज़ कर रहा, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कार्बन का यूज़ कर रहा, और हेट्रोट्रॉफी मतलब कि वो खुद से अपना न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो कहीं से ले रहा। तो ये हो गया पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड द ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और अब बात करेंगे कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ। तो आपको ना टर्मिनोलॉजी समझनी। कीमो मीन्स क्या हुआ, केमिकल चीज़ का यूज़ कर रहा, अब वो लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा, अब वो केमिकल्स को यूज़ कर रहा। लिथो मीन्स क्या होगा कि वो ऑब्वियसली, लिथो मीन्स इनऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ कर रहा। ऑटोट्रॉफी मतलब इट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ओके। सो ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया आपको, और ये मेथेनोट्रॉफ्स हो गए जो मीथेन का यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाते हैं। एंड द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच इज़ यूज द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड दे आर हेल्प्स इन द नाइट्रोजन साइकिल। और उसी तरह ही हो गया कीमोलिथो हेट्रोट्रॉफी। तो ये सब टर्म्स हैं, तो आप टर्म्स एक बार मतलब समझ लीजिए, और आपको ये हमेशा याद रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस एकदम सीधे आ जाते हैं जो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और ये आयरन साइकिल और मैग्नीज साइकिल, इस पे मैंने एक और ऑलरेडी वीडियो बनाया है बायोकेमिकल साइकिल्स का, तो अगर आप नए हैं चैनल में तो आप वो देख सकते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो किस इन्वायरमेंट में रह रहे वो, पीएच कैसा है वहाँ का, उस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। तो अगर बात करें सॉल्यूट वाटर एक्टिविटी की, तो ऑस्मोटॉलरेंट कैसे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑस्मेटिक कंडीशन में रह सकते, कॉन्सेंट्रेशन में रह सकते, तो वो हो गए ऑस्मोटोटॉलरेंस एग्जाम्पल्स। इसी तरह हेलोफाइल, हेलो मीन्स क्या होता है सॉल्ट, फाइल मीन्स क्या होता है, फिलिक मीन्स क्या होता है लविंग, ओके। तो जो सॉल्ट लविंग हो, जो मैराइन वाटर में रहते हो, उन्हें हम बोलेंगे हेलोफिलिक। उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है हेलो बैक्टीरिया। ये आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में। पीएच में क्या हुआ, एसिडोफाइल्स, फिर से वही बात आ गई, एसिड मतलब कम पीएच और लविंग, ठीक है। तो जो जिन्हें एसिडिक एटमॉस्फेयर में रहना पसंद हो, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे एसिडोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल, जिनके लिए पीएच नॉर्मल पीएच चाहिए हो 5 to 8 रेंज का, तो वो न्यूट्रोफाइल हो गए। इसीलिए इस्ट्रेशिया कोलाई हमारी टंग मतलब इंटेस्टाइन में आराम से रह पा रहा है, क्योंकि उसे उस टाइप का टेम्परेचर पीएच मिल रहा। एल्केलोफाइल कैसे होते कि एल्केलोफाइल्स कैसे होते कि जो ज़्यादा पीएच पे ग्रो करें, जिन्हें थोड़ा सा 8 के अबव हो, तो फिर वो अच्छा रहेगा उनके लिए, तो वो सारे एल्केलोफाइल्स हो गए। और ये सब चीज़ें अभी इतने काम नहीं, लेकिन जब किसी आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप लेबोरेटरी में किसी बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तब। इसी तरह टेम्परेचर हो गया, साइकोफाइल्स जो कम टेम्परेचर पे करें, साइक्रोट्रॉप, तो ये कैटेगरीज़ हैं, ऑक्सीजन की हैं इसी तरह। तो ये आप एक बार टेबल आपके होप से ये काम आए, ठीक है। और ये सब प्रेस्कॉट का ही मैंने ले रखा, और कि आपको थोड़ा सा अलग से भी कुछ चीज़ों की नॉलेज मिल जाए। अब ये क्या है, कंपैरिजन कर दिया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, कि मतलब तीनों ग्रुप्स का कर दिया। तो इसमें से आप एक बार इसको पढ़ तो लें, ठीक ही है। और मेनली ये आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो बैक्टीरिया में एस्टर लिंक होती, और आर्किया में ये ईथर लिंक होती, और इसमें भी एस्टर लिंक होती। तो आप याद रख लेना ऐसे कि बैक्टीरिया, तो टी के बाद ई आ रहा तो ईस्टर ऐसे, ठीक है। और आर किया तो इसमें सी के बाद एच आ रहा, तो ईथर में भी सी एच आता ना, ऐसे ई टी एच ई आर, ईथर ग्रुप। तो एच और एच का कॉम्बिनेशन मिला के, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, या आप अपने ट्रिक से भी याद रख सकते खुद भी। तो बस इसमें मेनली यही आता है, इनकी सेल वॉल का 1 नंबर पे क्वेश्चन कुछ कर लेते कभी कभी। और पेप्टाइडोग्लाइकन तो है ही, राइबोसोम तो हमें पता ही है कि 70 एस होगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना।
थैंक यू। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी या मैं वहीं शॉर्ट आउट कर दूँगी। और आप प्लीज़ 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 इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।